हे एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जीके। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की ज्योग्राफी। इससे पहले हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सारे चैप्टर को क्लास 7 की ज्योग्राफी भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्लास 8 की पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा कर के आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप किसी वीडियो को बीच में देखते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहले की वीडियोस में कवर हो गए होते हैं। तो अगर आपको देखना है तो स्टार्टिंग से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। इसमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज क्या होते हैं, किस प्रकार से खनिज को हम पढ़ते हैं, और शक्ति संसाधन क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर था जहाँ पे हमने संसाधन के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं खनिज। खनिज जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो चीज़ें होती हैं वो ही खनिज कहलाती हैं। मनुष्य जो है, मानव जो है, वो खनिजों को नहीं बनाता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। तो खनिज जो है अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, पेट्रोल सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, जैसे अमेरिका में है, ठीक है। कोयला के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, चीन जाना जाता है। इसी तरीके से हर जगह पे खनिज का जो वितरण है वो कैसा है, असमान है। कहीं पर खनिज बहुत ज़्यादा है और कहीं पर खनिज बहुत कम है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गई, ठीक है। और हमारा सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीटाइट हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें खनिज हैं, ठीक है। क्या है? खनिज हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूह के संकेंद्रित होते हैं। ये जो खनिज होते हैं वो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर किसी विशेष सेल में पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगमन्य, जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। कुछ ऐसी जगह पे भी खनिज पाए जाते हैं जो आसानी से हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जैसे कि आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। क्या हो जाए? आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है? अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जहाँ पर पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। तो वहाँ पर हमें खनिज निकालने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इतना आसान नहीं है वहाँ पर खनिज को निकालना। ऐसे ही आर्कटिक महासागर, ठीक है, महासागर जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। तो वहाँ पर भी क्या है, जो खनिज को निकालने के लिए हम आसानी से नहीं निकाल पाते, वहाँ पे हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। खनिज भिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं, ठीक है। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया, खनिज जो होते हैं किसी मानव की हेल्प से नहीं बनते, वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। वे अपने भौतिक गुणों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जैसे रंग हो गया, घनत्व हो गया, कठोरता हो गई, और रासायनिक गुण और विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, तो कोयला का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो एक कोयला क्या है? कोयला एक खनिज है जो उसको हम उसके रंग के आधार पर पहचानते हैं। कठोरता हो गई, कुछ इस तरीके से मेटल हमें, जैसे हीरा है, तो हीरा जो है वो सबसे ज़्यादा कठोर मेटल में आता है, ठीक है। तो हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है, तो उसको हम कैसे देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कठोर है वो हीरा है, जो कि क्या है? एक खनिज है, ठीक है। तो इस तरीके से खनिज को डिस्क्राइब किया गया है। अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं वो आपको देखना है। खनिजों के प्रकार, पृथ्वी पर 3000 से अधिक भिन्न खनिज पाए जाते हैं। 3000 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा। एक धात्विक खनिज होते हैं और एक अधात्विक खनिज होते हैं। खनिज कौन कौन से होते हैं? एक धात्विक खनिज होते हैं और एक अधात्विक खनिज होते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक मतलब जिसमें धातु जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको धातु कहते हैं। जो धातु क्या होती है? ऐसी चीज है जिसमें चमक होती है, ठीक है, उनको कहते हैं धातु, ठीक है। जो कैसी होती हैं? जिसमें चमक होती है, ठीक है। और अधातु जिसमें चमक नहीं होती है उनको अधातु कहते हैं। जैसे चमक के हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे लोहा, लोहा क्या है? धातु है। सोना, सोना क्या है? धातु है। सिल्वर, सिल्वर क्या है? धातु है। अधातु क्या हो जाएगा? कोयला एक अधातु है, पेट्रोलियम एक अधातु है ना। और अगर हम बात करते हैं गैस, गैस क्या है? गैस भी एक अधातु है, ठीक है। अब जो धात्विक होते हैं उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक लोह होते हैं, एक अलोह होते हैं। अब जो धात्विक चीजें हैं उसमें भी दो कैटेगरी आते हैं, एक लोह एक अलोह। लोह का मतलब क्या हो जाता है? ऐसी धातुएं जिसमें लोहा पाया जाता है, ऐसी धातुएं जिसमें लोहा पाया जाता है वो लोह धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। और ऐसी धातुएं जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अलोह धातु कहते हैं। अब जो लोह धातु कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि अगर हम बात करते हैं आयरन अयस्क, तो आयरन अयस्क में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, तो वो एक लोह धातु हो गई। सोना, सोना में क्या है? सोना एक धातु है पर उसमें लोहा नहीं पाया जाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये एक अलोह धातु है, ठीक है। तो चैप्टर में जो भी बातें लिखी थी वो मैंने आपको सारी की सारी यहाँ पर समझा दी हैं, ठीक है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। कैसे रूप में होती है? जैसे आपने कच्चा माल सुना होगा ना, कच्चा सोना, ठीक है। कठोर धातु, धातु है कठोर पदार्थ। धातु कैसी होती है? कठोर होती हैं और इसमें क्या होती है? चमक होती है और इसमें विद्युत को सुचालक करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि कौन कौन सी धातुएं होती हैं? लोह अयस्क हो गया, ये एक धातु है। बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके उदाहरण है। तो धातु कौन सी है? लोह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। अभी हमने पढ़ा लोह हो सकते हैं और अलोह हो सकते हैं। लोह खनिज जैसे कौन कौन से लोह खनिज होते हैं? अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया और क्रोमाइट हो गया, ठीक है। जिसमें लोहा होता है वो लोह खनिज होते हैं। अलोह खनिज कौन से होते हैं? जिसमें लोहा नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो? जैसे कि अन्य धातु हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा और सीसा, ठीक है। ये हैं क्या? सोना, चांदी, तांबा, सीसा क्या है? धातुएं हैं पर अलोह धातु है क्योंकि इनके अंदर लोहा नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो कैसे होते हैं? अधात्विक होते हैं। अधात्विक कौन से? खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। तो इनको हम कहेंगे अधातु। क्या कहेंगे? अधातु कहते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि क्या है? अधात्विक पदार्थ हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं खनिजों का निष्कर्षण। कैसे? खनिज को तीन तरीके से निष्कर्षित किया जाता है। एक होता है खनन, एक होता है प्रवेदन, एक होता है अखनन। खनन को दो भागों में बांटा गया है, विवृत खनन और कूप की खनन। कूप का मतलब यहाँ पर है कुआं से, ठीक है। कुआं से, जैसे हम पेट्रोल जो होता है, पेट्रोलियम जो होता है उसको हम कुआं से निकालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बात की गई कुआं के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। खनन किसको कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जो सेलें दबी हुई हैं उनमें से खनिज को निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, जिसको हम विवृत खनन कहते हैं, ठीक है। ऐसे खनिज जो हमारे ऊपर ही रखे होते, पृष्ठ पर ही रखे होते, बस थोड़ी सी हमें उनके ऊपर से मिट्टी हटाने की जरूरत होती है तो हमें खनिज मिल जाते हैं। ऐसे खनिज को हम विवृत खनन कहते हैं। गहन वेदन जिन्हें कूपक कहा जाता है। गहन वेदन मतलब ऐसे खनिज जो बहुत गहराई से निकाले जाते हैं। अति गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। कौन? कूपन, ठीक है। कूपन नहीं, कूपक हुआ, ठीक है। कूप की खनन कहलाते हैं। कूपक मतलब यहाँ पे कुआं से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप तक तेल का प्रबंधन, तो इस तरीके से मशीनों द्वारा जो है वो पेट्रोल और गैसें निकाली जाती हैं।
प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस जो है धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। गहन कूपों की खुदाई की जाती है। कूप मतलब कुआं। कुआं बहुत गहरे गहरे खोदे जाते हैं, तब हमें प्राकृतिक गैस मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसको अखनन कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा खनिज आसानी से निकल आए उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? उस क्रिया को हम अखनिज कहते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं खनिजों का वितरण। तो खनिजों का वितरण किस तरीके से, उस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, खनिज जो होते हैं वो अभी अभी हमने देखा कि अलग अलग स्थान पर हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। कहीं पर कोयला ज़्यादा मिलता है, कहीं पर पेट्रोलियम ज़्यादा निकलता है, कहीं पर सोना ज़्यादा निकलता है, कहीं पर तांबा ज़्यादा निकलता है। तो ये सारी चीज़ें खनिज हैं। तो ये कहीं कम निकल रही हैं, किसी जगह पर ज़्यादा निकल रही हैं, तो इनका वितरण क्या अलग अलग होता है। ठीक है। और यहाँ पे देशों के हिसाब से भी इनका वितरण दिया गया है। खनिज भिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नाशय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक शैलों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ अपसादी शैलों में पाए जाते हैं। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं? शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है। धात्विक खनिज अग्नाशय और कायांतरिक शैल समूह जिसमें जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। तो जो धातु वाले शैल होते हैं, जो धात्विक खनिज होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं कायांतरिक शैल में, जो जिससे कि विशाल पठारों का निर्माण होता है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा निकिल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकिल क्रोमाइट प्लेटिनियम अग्नेय और कायांतरिक शैलों में पाए जाते हैं। तो अलग अलग स्थानों की यहाँ पर बात की थी। जैसे उत्तरी स्वीडन में क्या पाया जाता है? लोहा अयस्क पाया जाता है। ठीक है। वैसे ही कनाडा में तांबा और निकिल पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकिल क्रोमाइट और प्लेटिनियम पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अपसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो बलित पर्वत के अपसादी शैल समूह है वहाँ पे अधात्विक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉक्सेक प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फोट संस्तर इसके उदाहरण हैं। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है चूना पत्थर? ठीक है। तो कॉक्सस प्रदेश के चूना पत्थर कहाँ पे? कॉक्सस प्रदेश में। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज में। ठीक है। मतलब जो मैग्नीज है वो कहाँ पाया? जॉर्जिया और यूक्रेन में पाया जाता है। वैसे ही फॉस्फेट कहाँ पे पाया जाता है? अल्जीरिया में पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग महाद्वीप दिए गए हैं। महाद्वीप में हम सब जानते हैं महाद्वीप होता है, महाद्वीप के अंदर देश आते हैं। तो उन देशों में किस चीज़ का ज़्यादा भंडार है? जैसे कि कहीं पर लोह का ज़्यादा भंडार है, कहीं पर पेट्रोलियम का ज़्यादा भंडार है, कहीं पर तांबे का ज़्यादा भंडार है। तो उस बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं अब आपको कमेंट करके हमें बताना है, क्योंकि हम क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं। भारत जो है कौन से महाद्वीप में आता है ये आपको बताना है। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। किस किस के पास? चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। एशिया महाद्वीप पूरे विश्व का आधे से ज़्यादा टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक हैं। सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन एशिया में होता है। और एशिया में भी कौन कौन से देशों में सबसे ज़्यादा होता है? चीन में, मलेशिया में और इंडोनेशिया में। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगिस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी मतलब आगे है। तो चीन में सबसे ज़्यादा और क्या चीज़ें होती हैं? सीसा भी मिलता है, एंटीमनी और टंगिस्टन। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप पाए जाते हैं। तो एशिया जो है, एशिया में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? लौह अयस्क भी देखने को मिलता है, मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जस्ता। एंड चीन में सबसे ज़्यादा क्या है? चीन में सबसे ज़्यादा है सीसा, एंटीमनी और टंगिस्टन। तो ये जो पॉइंट है ना, कौन सी चीज़ कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यही चीज़ तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है।
क्या है, यूरोप। लो अयस्क सबसे ज़्यादा यूरोप में पाया जाता है। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट भी मिलेंगे जो दोनों में कैसे होंगे, कॉमन होंगे। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लो अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। कौन कौन, रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकिल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकिल खनिज जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। बात करें अगर हम उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में हमें देखने को मिलता है, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अव्यवस्थित है। कहाँ कहाँ पर, ग्रेट लेक के उत्तर में कनेडियन शील्ड प्रदेश, ग्रेट लेक जो है उसके उत्तर में कनेडियन शील्ड प्रदेश, अल्पसियन प्रदेश, पश्चिम की पर्वत श्रृंखला में लो अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा का जो है वो खनन हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे, उत्तर अमेरिका में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। किसकी बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका की। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा लौह अयस्क, लोहा का उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील करता है। ये एक और पॉइंट है, चिली और पेरू तांबे, तो यहाँ पे तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, चिली और पेरू में। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। तो टिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ब्राज़ील में और बोलिविया में। दक्षिण अमेरिका के पास क्या है, दक्षिण अमेरिका में सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एविस्ट्रेस और हीरा के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज तेल हमें सबसे ज़्यादा मिलता है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया, कोलंबिया में पाया जाता है। कौन, खनिज तेल। यहीं पे अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में खनिज संसाधनों में क्या है, धनी है। अफ्रीका में क्या मिलता है, हीरा, सोना, प्लेटिनियम। ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, हीरा, सोना और प्लेटिनम सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का सबसे बड़ा भंडार है। तो सोने के बारे में अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोना कौन से महाद्वीप में है या फिर कौन से देश में है, तो क्या, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। तांबा, लोह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या पाया जाता है, लोहा, तांबा, अयस्क, लोहा अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट आदि। ठीक है, और खनिज तेल की बात करें तो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोलिया में पाए जाते हैं। अंगोलिया नहीं, अंगोला है। ठीक है, बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, तो बॉक्साइट। यह सोना, हीरा, लोह अयस्क, टिन और निकिल का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्नता है, यहाँ पर ज़्यादा संख्या में देखने को मिलता है, मात्रा में। ठीक है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जगह सोना मिलता है, कौन सी जगह चांदी मिलती है, कौन सी जगह लोह अयस्क मिलता है, ये सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताओ, जैसे अफ्रीका है या फिर दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें क्या है, ये सारे महाद्वीप है। महाद्वीप के अंदर हमारे देश आते हैं, तो हर जैसे महाद्वीप में कोई चीज़, जैसे सोना कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो उस महाद्वीप में जौन सी कंट्री में सोना पाया जाता है उस कंट्री का नाम दिया गया है। उसी महाद्वीप में कहीं जस्ता पाया जाता है, तो उस महाद्वीप में कौन सी कंट्री में जस्ता पाया जाता है तो उसका नाम दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात आती है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुपरिचित है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत के कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने देखा था कि अंटार्कटिका जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ से ढका हुआ पूरा महाद्वीप है, तो वहाँ पर खनिज को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर एक पूर्वानुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से खनिज मिल सकते हैं, जैसे लोहा हो गया या फिर कोई लोहा अयस्क हो गया या सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया। तो वहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, अब खनिजों के क्या क्या उपयोग हैं, तो ये तो बेसिक सी बात है, खनिज के क्या उपयोग है। जैसे अगर हम लोहा अयस्क की बात करें
तो लोहे से कई सारे सामान आजकल बनाए जाते हैं। लोहे से गेट बनाए जाते हैं घर के लिए, लोहे से पुल बनाए जाते हैं, लोहे से सरिया बनाया जाता है जिससे वो घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल जिसको पेट्रोलियम जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन कर करके 2-3 स्टेज में उसको लेकर के आते हैं। एक तेल होता है, ठीक है, एक पेट्रोलियम होता है, डीजल होता है। इस तरीके से कई तरीके से हम उस कच्चे तेल का यूज़ करते हैं। एक तो यूज़ उसका डामर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से खनिजों का उपयोग किया जाता है। खनिजों को कैसे संरक्षित किया जाएगा, तो ये बात में हम बात करेंगे। तो खनिज क्या है, अनवीनीकरण संसाधन है। कैसे संसाधन है, अनवीनीकरण संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। तो खनिज जो है वो कोई 1-2 दिन या 1-2 साल में नहीं बन जाते हैं। यहाँ पर लाखों वर्षें लग जाती हैं, तब जो है वो खनिज बन पाता है, ठीक है। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी होती है। जिस तरीके से मानव आजकल खनिज का यूज़ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी कर रहा है, जबकि खनिज बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा धीमी है। खनिज जो है वो बहुत धीरे धीरे बनता है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका भी हो सकता है। तो धातुओं को अगर पुनर्चक्रण, उनको बार बार अगर हम यूज़ करें एक ही धातु को, तो ये भी हो सकता है कि हम खनिज को बचा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ देखिए शक्ति संसाधन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल कोयला है। कोयला से क्या बनता है, बिजली का उत्पादन होता है। कोयला से बिजली का उत्पादन होता है। तो बिजली क्या है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो पवन ऊर्जा होती है, या फिर हम बात करें कि सोलर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी जो होती है, तो जो संसाधन शक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको कहा जाता है शक्ति संसाधन। क्या कहते हैं, शक्ति संसाधन। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत स्रोत होते हैं और एक नॉन परंपरागत स्रोत होते हैं, ठीक है ना। परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत स्रोत के दो मुख्य स्रोत हैं। ऐसे स्रोत जो बहुत लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं। ये जो परंपरागत स्रोत हैं, इनका जो मात्रा है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कैसी होती है, लिमिटेड होती है। इनको अगर हम ज़्यादा यूज़ करते 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 ही रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इनको क्या करना है, इनका संरक्षण करना है और इनको बचाना है। जैसे कि परंपरागत स्रोत में पहला स्रोत आता है, जैसे ईंधन है, जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा जो है वो ईंधन से प्राप्त होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, लकड़ियाँ जलाते हैं, ठीक है। तो लकड़ियाँ आती कहाँ से हैं, आती हैं पेड़ों से, ठीक है। कोयला जलाते हैं, तो कोयला क्या है, एक परंपरागत स्रोत है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें पौधों और जानवरों के अवशेष, अवशेष जो लाखों वर्ष पर धरती के अंदर से दबे हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए हैं, जिसको हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पौधे और जानवरों के जो अवशेष थे वो जमीन में दब गए थे, जो कि हाई ताप, क्या हो जाएगा, ज़्यादा ताप और ज़्यादा दाब की वजह से जो ईंधन में परिवर्तित हो गए, उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कि कौन कौन सा जीवाश्म ईंधन होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं और यही जीवाश्म ईंधन है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। अभी अभी हमने देखा कैसे है, भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि ये एक लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर कोयला की बात करते हैं, तो यह बहुयातक में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन में किया जाता है। उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पादन करने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है।
लोहे से प्राप्त विद्युत को हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयले से प्राप्त जो विद्युत है उसको हम क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना था। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन अभी हमने देखा किस तरीके से जीवाश्म ईंधन बना था, तो कोयला भी क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला इसीलिए अंतर्दीप्त धूप के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? अंतर्दीप्त धूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पाद, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन से देशों में होता है? तो चीन में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस में होता है। भारत में कोयला के उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में झरिया, धनबाद और बोकारो कहाँ पे? झारखंड में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पाद होता है। अब दूसरा जो जीवाश्म आता है इसका नाम है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है उसको पेट्रोल कहते हैं। दोनों की शुरुआत किससे होती है? दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है। पेट्रोल कैसा होता है? गाला काला द्रव होता है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। यह सेलों की परतों के मध्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर सेलों की परत के मध्य में पाया जाता है और इसका वेधन अब तटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक जिसको डामर कहते हैं इसी पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम और इससे जो भी उत्पाद बनते हैं उसको कहते हैं क्या? काला सोना। तो ये भी याद रखना है आपको। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं? देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक देश हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, वेनेजुला, अल्जीरिया। भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र जहाँ पे पेट्रोलियम देखने को मिलता है, डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में हमें भारत में पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अब बात करें, ये भी क्या है? एक जीवाश्म है। क्या? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और ठीक है, यहाँ पे देखिए, तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है और इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इतना ध्यान रखना है कि प्राकृतिक जो गैस होती है उसका उपयोग का वाणिज्य ईंधन के रूप में और घरों में किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड में प्राकृतिक गैस के भंडार है। भारत की अगर हम बात करें, भारत में कहाँ मिलती है? तो जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने भंडार हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जल विद्युत के बारे में। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जो जल है, जो पानी है, इससे क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। तो बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। जो बांध होते हैं वहां पर जल को इकट्ठा किया जाता है एक ऊंचाई से गिराने के लिए। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। ठीक है, बांध में क्या होता है? एक पाइप लगा होता है जिसके बाद में दूसरे छोर पर जो है वो टरबाइन लगी होती है और ऊपर से पानी जो है एक हाई प्रेशर के साथ टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के साथ घुमाते हैं। उसी जो टरबाइन लगी होती है उसी में एक विद्युत जनरेटर लगा होता है। जैसे टरबाइन घूमती है वैसे ही जनरेटर जो है वो रोटेट करने लगता है। यह जल विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका कृषि में उपयोग किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। कितना? 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी देश, मतलब ऐसे देश जो जल से विद्युत बनाते हैं, सबसे बड़े देश कौन से हैं? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। भारत में महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध। क्या? भांगड़ा नागल बांध, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजना प्रमुख भारत के विद्युत केंद्र हैं, जल विद्युत केंद्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जल का भंडारण है यहाँ पे, और इस तरीके से ये पाइप लगा होता है जो कि टरबाइन से कनेक्टेड होता है और टरबाइन जो है वो जनरेटर से लगी हुई होती है और ऐसा जो पानी ये निकल कर के आता है ये कृषि के लिए उपयोगी हो जाता है।
अब बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो ईंधन के भंडार कैसे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, एक दिन ये ईंधन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी फैलाता है। जो परंपरागत स्रोत होते हैं जैसे कोयला हो गया तो ये पर्यावरण प्रदूषण भी कहलाता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, किस किस का उपयोग, सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का और ज्वारीय ऊर्जा का। अब इन ऊर्जा को हम एक एक करके समझने वाले हैं। सौर ऊर्जा क्या होती है, सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा है। सोलर पैनल आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा और सौर सेलों से व्युत्पन्न होने के प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूज की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। द्वीप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर धूप हमें ज़्यादा मिलती है वहाँ पर सोलर पैनल ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते हैं। बहुत ही कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर के समुदाय और रोशनी देने के लिए यातायात संकेतों में भी किया जाता है। तो कई सारे यूज़ किए जाते हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा का जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, विद्युत को उत्पन्न करने के लिए। बात करें अगर हम पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा में क्या होता है, पवन का उपयोग करके हम विद्युत को उपयोग करते हैं, विद्युत को बनाते हैं। पवन ऊर्जा एक असामान्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल को निकालने, चिरकाल से चला आ रहा है। ठीक है, बहुत दिनों से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं। जो हवाएं चलती हैं वो पवन चक्की को घुमाती हैं। और जो पवन चक्की होती है उससे या तो हम आटा पीसते हैं, अनाजों को पीसते हैं, आटा तो नहीं पीसते हैं, खैर अनाजों को पीसते हैं। ठीक है, और उससे कई सारे काम में यूज़ लिया जाता है, विद्युत को बनाने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। तो हम इसके साथ अगर जनरेटर को लगा देते हैं तो ये विद्युत को बनाने में काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रित में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त की जाती है, यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्र में जो स्थित ऊर्जा है, संग्रहित जो ऊर्जा है, वहाँ से हमें ऊर्जा जो मिलती है उसको परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा से प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ से गुजरते हैं, नाभिकीय विखंडन होता है और उत्सर्जित ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। ये ध्यान रखना है कि भारत में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो राजस्थान और झारखंड में। थोरियम विशाल मात्रा में कहाँ पाया जाता है, केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। कहाँ पे, थोरियम केरल के मोनोजाइट बालू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ पर हैं, तो ये तमिलनाडु कल्पक्कम, महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैंगा। ठीक है, समझ में आया आपको। जो परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कहाँ पे है, कल्पक्कम में है, महाराष्ट्र के तारापुर में है, कोटा के मतलब राजस्थान के कोटा में है। ठीक है, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर जो है वहाँ पर जो ऊर्जा का जो विद्युत का जो उत्पाद किया जाता है वो परमाणु ऊर्जा से किया। उत्तर प्रदेश में नरोरा पावर प्लांट और कर्नाटक में कैंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है भू तापीय ऊर्जा। जो भूमि से जो ताप निकलता है उससे जनरेट होती है भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। ताप ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है, पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जो ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, भू और कहते हैं। ठीक है, तो भू से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो भूतापीय ऊर्जा होती है। पृथ्वी के अंदर गहराई में बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है।
कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे झरने भी होते हैं जिनसे गरम गरम पानी निकल रहा होता है, और कुछ ऐसी झीलें भी होती है जिसमें हमेशा गर्म पानी रहता है और पानी उबलता हुआ रहता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन उपयोग करने के लिए की जाती है। तो ये जो भूतापीय ऊर्जा होती है, ये विद्युत बनाने के लिए, शक्ति को उत्पन्न करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, विकर्णन द्वारा ऊष्मा हमें मिल रही है। ये लगा हुआ नाभिकीय रिएक्टर, इसमें गर्म पानी इस तरीके से, यहाँ से गर्म पानी, ठंडा पानी आ रहा है, यहाँ से गर्म होकर के पानी इसमें जा रहा है, फिर भाप बन रही है, भाप टरबाइन पर जा रही है, टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड है और जनरेटर घूम रहा है, तो यहाँ पे हमें विद्युत देखने को मिल रही है। तो ये किससे जनरेटेड हो रहा है, ये परमाणु ऊर्जा से जनरेटेड हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए प्राकृतिक दरार, तो यहाँ पे क्या निकल रही है, भाप निकल रही है, तो यही कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। क्या कहलाती है, यही कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। एक ऊर्जा आती है जिसको कहा जाता है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार भाटा, हम क्या पढ़ते हैं, ज्वार भाटा पढ़ते हैं ना, पानी के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और पानी के नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। तो ठीक ऐसी ही प्रोसेस होती है जहाँ पे हम एक टरबाइन और जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ पर जैसे ही पानी उससे टरबाइन से छूता है टरबाइन को और उसके ब्लेड को घुमाता है, तो जनरेटर भी घूमता है और वहाँ से हमें विद्युत ऊर्जा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ज्वार से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा को बिदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने के बांध में निर्माण किया जाता है। ठीक है, बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए, अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये वाली ऊर्जा देखने को मिलती है, कौन कौन से देश हैं जो ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत को उत्पन्न करते हैं, रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। बात आती है बायोगैस की, यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। जो जैव अपशिष्ट होते हैं, जैसे पशुओं का गोबर हो गया, रसोई का अपशिष्ट हो गया, जंतुओं के अवशेष हो गए, इनको हम बायोगैस में बदल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि निश्चित अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। तो ये ध्यान में रखना है, गैस किसका मिश्रण होती है, मीथेन गैस, मीथेन और कार्बन डाई का मिश्रण होती है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इसको हम खाना पकाने में और विद्युत उत्पादन के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। ठीक है, हमने इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।